हेलो। स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कक्षा 8 का जो विज्ञान का पेपर है जो 23 फरवरी को होने वाला है। दोस्तों, तो आप ये मान के चले जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और दावे के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनमें से क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, तो जो लोग वीडियो पे नए हैं, जो चैनल पे नए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे मिल सके। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 8 के होने वाले 23 फरवरी को साइंस के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो के अंदर अपन कंसल्ट करने वाले। दोस्तों, तो सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों कि पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र कौन सा होगा। यानी कि सबसे आप लोगों को पढ़ा रखा है, आप लोगों को ये अच्छी तरह मालूम है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है अपन जो है मतलब जो है आग पे काबू पाने के लिए, इसके लिए अपन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि निषेचन क्या है। दोस्तों, कक्षा 8 के छात्र विशेषकर ध्यान दे लेना, ढंग से आप नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चनों को, क्योंकि इन्हीं में से आने वाला है। दोस्तों, और भी मैं इसके एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको भी। निषेचन क्या है और इसके प्रकार क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु कोशिका जो होता है, शुक्राणु कोशिका जो होती है यानी कि प्रकृति की सबसे छोटी जनन कोशिका की अगर बात करें तो बेटा वो मेल का स्पर्म होता है। ठीक है ना। तो नर का शुक्राणु प्लस मादा का अंडाणु, ठीक है ना। नर का शुक्राणु जो होगा वो मादा के अंडाणु कोशिका। अब यहाँ पे फिर अपोजिट है एक दूसरे के, यानी कि सबसे छोटी जनन कोशिका मेल स्पर्म होती है, बट सबसे बड़ी रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है वो ओव्यूम होती है फीमेल की। ठीक है ना। तो जैसे ये शुक्राणु जो है अंडाणु को फ्यूज करेगा तो इसी को अपन कहते हैं निषेचन। ठीक है ना। और निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। दोस्तों, ठीक है ना। अब आंतरिक निषेचन तो आपको पता है कि मादा के शरीर के अंदर होता है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मानव। ठीक है ना। ये आंतरिक निषेचन के उदाहरण। ऐसे आपको उदाहरण भी देने हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उदाहरण भी बताने पड़ेंगे। और बाह्य निषेचन का मेंढक मछली आप लोगों को पता ही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर है और इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो बेटा देखो, जीवाणु और विषाणु दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है ना। तो इनसे कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे कि हेजा विब्रियो कोलेरी है, वो एक प्रकार का जीवाणु है। ठीक है ना। और टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसम, वो एक प्रकार का जीवाणु है। एचआईवी एड्स के लिए जो रिटो वायरस होता है, एचआईवी वायरस, वो रोग फैलाता है। तो आपको एक दो रोग आपको लिख देने हैं। दोस्तों, महिला की आवाज पुरुष की अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण होती है, कारण आपको पता है कि आवृत्ति जो है वो ज्यादा है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए आवाज जो है महिला की वो पुरुष की तुलना में थोड़ी तेज होती है। ठीक है ना, आवृत्ति के बेस पे। सूक्ष्म जीवों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि सूक्ष्म जीवों को कितनी कैटेगरी में बांटा है। देखो, प्रोटोजोन्स पहला, फिर है विषाणु दूसरा, फिर है जीवाणु। ठीक है ना। और कहने का मतलब कवक वगैरह, ये सारे सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है ना। तो 4 वर्गों के अंदर तो अपन ने सूक्ष्म जीवों को बांट रखा है। दोस्तों, और इनसे होने वाले रोग भी है। अब ध्यान देना, सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन में लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। जैसे कि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, तो ठीक है ना, वो ग्रेम पॉजिटिव होता है। यानी कि 2 प्रकार के बैक्टीरिया माइक्रोबेज होते हैं। दोस्तों, सूक्ष्म जीव यानी कि जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाने वाले हैं वो ग्रेम पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं वो ग्रेम नेगेटिव होते हैं। दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास तो सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, दैनिक जीवन में उपयोग आ सकते हैं। और सूक्ष्म जीव मतलब जो है किसानों के मित्र, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि केचुआ वगैरह होगा तो वो आपको पता है वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता है, तो वो किसानों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। दोस्तों, ठीक है ना। तो अपने दैनिक जीवन में इनका ढेर सारा उपयोग है। सत्य असत्य कथन पूछे जाएंगे आपसे। दोस्तों, मतलब ये कुछ मैं आपको एक ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना। जैसे थ्रेसिंग क्या है वगैरह वगैरह, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। तो दोस्तों बेटा, आप लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ और मैं अपने क्लास में बच्चों को भी बताता हूँ, आप लोग एनसीईआरटी बेस तैयार करें। दोस्तों, यानी कि पार्ट को रीड करें, प्रत्येक पार्ट को रीड करना है और वहीं से एमसीक्यू मतलब जो है एनसीईआरटी बेस लाइन से क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाता है। दोस्तों, तो पार्ट पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है ना।
और जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 4 या 5 कथन दे रखे होंगे, स्टेटमेंट होंगे दोस्तों। अब स्टेटमेंट को आपको राइट और रॉन्ग में जाना है, यानी कि ट्रूथ और फॉल्स करना है आपको। जैसे सबसे पहले इसमें दे रखा है थायराइड ग्रंथि का संबंध किससे है, यानी कि थायरोक्सिन से है, बिल्कुल राइट कथन है। अरे भाई थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी ये चेक करती है हमारे गले के अंदर, तो वो क्या करती है, वो एक हार्मोन निकालती है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है कि थायराइड ग्रंथि का संबंध थायरोक्सिन हार्मोन से है, ठीक है ना। और दूसरा जैसे कि आया है इसमें स्टेटमेंट कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक प्रकार का क्या नर जनन हार्मोन है, बिल्कुल राइट। अरे भाई लोगों, टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर का ही हार्मोन होता है, जनन हार्मोन होता है, ठीक है ना, तो ये भी राइट है। अगला इसमें स्टेटमेंट है कि आमाशय का संबंध HCl से है, बिल्कुल, जिसको जठररस भी कहते हैं अपन, ठीक है ना, क्या कहते हैं, जठररस भी कहते हैं, तो ये भी राइट है, ठीक है ना। आमाशय इसको सेक्रेशन करता है, स्रावित करता है। मेंढक में कायांतरण देखा जाता है, बिल्कुल सही, मेंढक में ही कायांतरण देखा जाएगा, क्योंकि टेडपोल से जो विकसित मेंढक बनने की जो प्रक्रिया है वो कायांतरण कहलाती है, ठीक है ना। मेंढक के अंदर कायांतरण देखा जाता है, बिल्कुल सही है। तो ये इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको एक टाइप याद रखना है कि सत्य असत्य कथन भी पूछे जाएंगे। इसके बाद कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम के अंदर। कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान भी आपको करना है, उसमें ढेर सारे ऐसे सूचियां दे रखी होगी जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आपको आंसर कैसे करना है ये देखिए, आप इधर उधर तीर के निशान मत लगा देना बेटा, इससे एग्जामिनर को भी चेक करने वाले जो होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये बात तो मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको ऑर्डर टू ऑर्डर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन करने, उसका बहुत बड़ा इंप्रेसिंग पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि मिलान कैसे करना है। आप आंसर लगा करके उसमें बराबर का चिन्ह करके या सिंगल एरो करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन साफ सुथरा काम बहुत ही जरूरी है करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्राकृतिक अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इस अर्थ पे बेटा जलवायु और ऋतु के अकॉर्डिंग जितने भी जीव देखे जाते हैं या मिलते हैं वही, और उनके अंदर विभिन्नताएं होती है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग विभिन्नताएं देखी जाती है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोस्तों, तो इसलिए उसी को अपन जैव विविधता कहेंगे, ठीक है ना। तो अब प्राकृतिक अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का महत्व है बिल्कुल, क्योंकि इन जीवों का संरक्षण होता है दोस्तों, ठीक है ना। जैव विविधता के अकॉर्डिंग जितने भी जीव होंगे उनको अलग अलग परिवेश में रखा जाएगा, इसलिए जो भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो अभ्यारण्य है उनको ढंग से पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है ना, जैसे पंचवटी वाला जो भी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि पद्धति क्या होती है और सिंचाई की विधियां कौन कौन सी है दोस्तों। कृषि पद्धतियां, अरे कृषि पद्धतियां सबसे पहले आपको ये ऐसे क्वेश्चन है क्योंकि हम किसान वर्ग से जुड़े हैं सभी, ठीक है ना, और कई लोग बच्चों के तो माता पिता खेती करते हैं तो उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अरे भाई कृषि पद्धतियां यानी कि खेती के दौरान जो पद्धतियां अपन यूज करते हैं, जैसे मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को पोला करना, बीजों का चयन करना, ठीक है ना, हाइब्रिड नस्ल के बीजों का चयन कर रहे हैं तो उनका मतलब चयन करना, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में निराई विराई जो भी है और कटाई और फिर भंडारण, थ्रेसिंग वगैरह, ये सारी चीजें कृषि पद्धति है। सिंचाई की अगर बात आती है तो निश्चित समय अंतराल के अंदर फसलों को फसली पौधों को पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई। इसके भी 2 प्रकार के आपको बता रखे कैटेगरी, एक परंपरागत है दोस्तों और दूसरा गैर परंपरागत, तो उनको ढंग से पढ़ लेना, फव्वारा सिंचाई क्या है, ड्रिप तंत्र क्या है, ओके। इसके अलावा घर्षण बल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घर्षण बल अनिवार्य है लेकिन हानिकारक है, बिल्कुल सही है, अनिवार्य है ये कंपलसरी है फ्रिक्शन फोर्स, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होगा बेटा तो कोई भी आप अपने शरीर का मूवमेंट नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, हर एक चीज के अंदर घर्षण जरूरी है, ठीक है ना। तो हानिकारक क्यों है, क्योंकि अगर घर्षण बहुत कम होगा तो फिर या बढ़ जाएगा या बहुत कम होगा, दोनों ही वे में ये हानिकारक होता है, ठीक है ना। तो घर्षण बल जरूरी है। घर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए जो उसकी गति होती है उसका विरोध करता है, उसके अगेंस्ट वर्क करता है दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 8th क्लास के विद्यार्थी ध्यान से इस एकाग्रता के साथ में इस वीडियो को देखें आप, और क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर 23 फरवरी को आप ये बोलोगे कि सर आपने तो बताया था बट हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि वो आप ही की कमी रहने वाली दोस्तों, आपको मैं पहले अवेयर कर रहा हूँ। प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक जीवाश्म जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, ये आप लोग निश्चित तौर पे याद कर लीजिएगा, कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम जो ही प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश का परावर्तन वे प्रकार क्या है। अरे भाई प्रकाश का परावर्तन, अगर किसी पृष्ठ पे प्रकाश की किरणें गिरती है तो गिरने के बाद, क्योंकि पृष्ठ पॉलिश किया गया होता है तो उसको बेहतर नहीं है, पृष्ठ क्या करेगा, उस गिरे हुए प्रकाश जो इंसिडेंस लाइट होती है उसमें से
अधिकांश लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी उसको वापस उसी माध्यम के अंदर उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से घटना को, इवेंट को क्या कहेंगे अपन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट मींस प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, राइट। और ये कितने प्रकार का होता है, नियमित होता है और एक विसरित होता है, ठीक है ना। ब्रेल पद्धति क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों ये ब्रेल पद्धति। जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं, लुई ब्रेल ने इस पद्धति को विकसित किया था, ठीक है ना। जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके अध्यापन के लिए ये पद्धति यूज की जाती है, मतलब उभरे हुए अक्षरों को स्पर्श करके इस विधि से, इस टेक्निक से पढ़ा जाता है, इसी को अपन कहते हैं ब्रेल पद्धति, ठीक है ना। तो ये भी आप देख लीजिएगा। किशोरावस्था एवं द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण और फिर संतुलित आहार। देखिए किशोरावस्था क्या है, 11 से 19 वर्ष की आयु के जो एडोलसेंस, जो बच्चे होते हैं, अब उनको अपन किशोर कहेंगे। जो लड़के और लड़कियां होती है, लड़कों को किशोर कहा जाएगा जबकि लड़कियों को किशोरिया कहते हैं दोस्तों। अब इनके अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। मतलब जो द्वितीय सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स होते हैं, जिनके अंदर देखा जाए तो जैसे लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, एडम्स एप्पल ऐसे उभर करके हार्ड होकर के बाहर की तरफ दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। और उनके जो फेमोरल एरिया हैं वहां पर बाल देखे जाते हैं, बाल की उत्पत्ति हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। और उनमें लैंगिक आकर्षण बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारे ट्रेड्स आएंगे, वो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण कहलाएंगे। किशोर अवस्था की उम्र आपको पता होनी चाहिए 11 से 19 वर्ष है। गर्ल्स के अंदर जो इसके स्पेसिफिक सिम्टम है, जैसे मिल्क ग्लैंड का विकास होना और आवाज का पतला होना, ठीक है ना। लैरिक्स का बहुत ही एडम सैंपल मतलब वो है, वो पतला होना, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल अप्लाई होना दोस्तों, ठीक है ना। संतुलित आहार, संतुलित आहार इसलिए किशोर अवस्था के अंदर जरूरी है क्योंकि किशोर और किशोरियों का सर्वांगीण विकास संतुलित आहार से होगा। मतलब एक ऐसा फूड उनको अप्लाई मतलब जो है कंजम्पशन करना पड़ेगा जिसमें प्रॉपर वे से प्रोटीन, प्रॉपर वे से वसा और कार्बोहाइड्रेट और सारे मिनरल्स उसमें बेनिफिट पहुंचाने वाले मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए दोस्तों। पेट्रोलियम परिष्करण क्या है और उनके विभिन्न उत्पादों का महत्व क्या है। पेट्रोलियम परिष्करण की विधि आपको पढ़नी है, बिटुमिन, कोलतार, कोक, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। पेट्रोलियम परिष्करण की से बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको डायग्रामली उसको शो करना है, प्रूव करना है दोस्तों, ठीक है। रेड डाटा पुस्तक क्या है, मैं बता चुका हूँ। रेड डाटा पुस्तक और IUCN पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर दोस्तों, यानी कि प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो लुप्त होने की कगार पे होते हैं या कुछ लुप्त हो चुके हैं, जैसे डोडो पक्षी वगैरह, ठीक है ना। तो रेड डाटा पुस्तक के अंदर जो विलुप्त प्राणी है उनका नामकरण किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो रेड डाटा पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नामांकित चित्र बनाने हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उनमें कुछ डायग्राम देख लीजिएगा। शुक्राणु कोशिका, अंडाणु कोशिका, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और किसी प्रकाश संश्लेषित पौधे को देख लीजिएगा। और उधर अगर बात करें तो अमीबा वगैरह, ठीक है ना, पत्थर चट्टा, ये इनके अंदर आपको डायग्राम पूछा जा सकता है। और जनरली कुछ ऐसे डायग्राम है जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है ना, नॉर्मली। और मेंढक में कायांतरण को अगर डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है तो आप उसमें डायग्राम बनाना ना भूलें दोस्तों, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। अगली बात करें कि इनमें मतलब जो है विद्युत लेपन प्रक्रिया क्या है, ठीक है ना। और जैसे विद्युत लेपन से याद आया, एक कुछ ऐसे विलयन भी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, जैसे कि नींबू का रस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको उम्मीद करता हूँ कि ढेर सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है ना। और जो पहला पार्ट है कृषि पद्धतियां वाला, उसको ढंग से तैयार करें बेटा और ऑर्डर टू ऑर्डर काम करें, क्योंकि 23 फरवरी को होने वाले इस बहुत बड़े वीडियो से आपको फायदा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन देखे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं जो 8th क्लास के छात्र हैं उन्होंने ढंग से इस वीडियो को देखा होगा, और जितना भी आप शेयर और लाइक कर सके दोस्तों, उन बच्चों के साथ इनको शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनको भी घर बैठे पता चले कि 23 फरवरी को किस प्रकार से अपन को तैयारी करनी है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।